शैतान और 4 स्टूडेंट्स की कहानी एपिसोड नंबर 10। ज़फ़र अपनी पैकिंग में मसरूफ़ था। इसे सुबह की 9 बजे की फ़्लाइट से बैरून मुल्क जाना था। मारिया इसके लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। इसने नाश्ता मेज़ पर लगाया। ज़फ़र ब्रीफकेस उठाए टेबल के पास से गुज़र गया। मारिया जल्दी से इसके करीब आई। ये क्या, नाश्ता नहीं करेंगे? ज़फ़र ने अपनी हैंड वॉच की तरफ देखा। मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं लेट हो जाऊँगा। मारिया ने इसके हाथ से ब्रीफकेस ले लिया। अभी सिर्फ 8 बजे हैं, आपकी फ़्लाइट 9 बजे की है। मुझे रास्ते में किसी से मिलना है और एयरपोर्ट पर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। ज़फ़र ने हाथ बढ़ाकर ब्रीफकेस ले लिया। मारिया गुस्से से बोली, मेरा कसूर क्या है? ना मुझसे ठीक तरह से बात करते हैं, ना घर में खाना खाते हैं। इस तरह के रवैये का क्या मतलब है? ज़फ़र भी भड़क उठा। तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हारे वजूद से भाग रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कुर्बत गवारा नहीं। सज़ा देने से पहले कसूर तो बताया जाता है। आखिर मैंने क्या किया है? ज़फ़र का लहजा ग्लूगीर हो गया। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। तुमने मेरी बेटी वशा से बुरा बर्ताव रखा था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने आवारा भतीजे शमून के लिए वशा का हाथ मांगोगी? तुमने वशा से ये बात पूछी थी या नहीं? मारिया घबरा गई। इसकी ज़बान पर बल आ गया। तुम्हें ये बात किसने बताई? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ज़फ़र ने अपनी आंखें मारिया के चेहरे पर गाड़ दी। मारिया नज़रें चुराते हुए धीरे से बोली, मैंने इससे इसकी राय पूछी। जब इसने इनकार कर दिया तो मैंने आपसे पूछना मुनासिब न समझा। मैं जानती थी कि जो रिश्ता वशा को पसंद नहीं, इसके लिए आप कभी भी रजामंद नहीं होंगे। फिर इसमें इस कदर गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? जहाँ लड़की होती है वहाँ रिश्ते तो आते ही हैं। मगर ये बात तो सिर्फ मेरे और वशा के दरमियान थी। आपको किसने बताया? मारिया बेगम, बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी तुम बता रही हो। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। 15 रोज़ के बाद वापस आऊंगा तो फिर तसल्ली से इस मामले का जायज़ा लूंगा। ये कहकर ज़फ़र वहाँ से चला गया। मारिया जहाँ खड़ी थी वहीं साख्त होकर रह गई। शमून तो ये बात ज़फ़र को बता नहीं सकता, तो फिर किसने ज़फ़र को ये सब बताया? वो खुद कलामी में बड़बड़ाती हुई कुर्सी पर बैठ गई। इसने अपना मोबाइल लिया और शमून का नंबर मिलाया। शमून ने मोबाइल अटेंड किया। जी आंटी, हेलो हेलो। आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही। मारिया भी शमून की आवाज़ ठीक तरह से नहीं सुन पा रही थी। फ़ोन पर बहुत शोर था, जैसे वो हुजूम में खड़ा बोल रहा हो। शमून अपनी जगह से उठकर थोड़ा पीछे चला गया और फिर मारिया से बात करने लगा। आंटी, मैं रेस कोर्स में हूँ, मेरे घोड़ों की रेस चल रही है। इस वक्त मसरूफ़ हूँ, फारिग होकर बात करता हूँ। ये कहकर शमून ने फ़ोन बंद कर दिया। शमून वापस अपनी जगह पर बैठा और तजस्सुस से रेस देखने लगा। शमून की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके दोनों घोड़े जीत के करीब थे। वो घोड़ों में दूसरे नंबर पे थे। वो इस कदर तेज़ दौड़ रहे थे कि थोड़ी ही देर में वो सबसे आगे जाने वाले थे। शमून और इसके साथ बैठे हुए दोस्त भी इस रेस से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अचानक शमून के घोड़ों की हालत अजीब हो गई। वो इस तरह से उछलने लगे जैसे कोई इन पर चाबुक बरसा रहा हो। वो हिनहिनाहट की आवाज़ के साथ पिछली टांगों पर खड़े होकर अगली टांगे हवा में ज़ोर ज़ोर से मारने लगे। वो बुरी तरह से बिफर गए थे या फिर डर गए थे। इन्होंने आगे दौड़ने के बजाय पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़ों में भगदड़ मच गई। तमाशाई परेशान होकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। कितने ही घोड़े जख्मी हो गए। माहिर घोड़ा सवार मैदान में उतर गए और सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। शमून अपने दोस्तों के रोकने के बावजूद खुद मैदान में कूद पड़ा। दूसरे घुड़सवारों के साथ मिलकर इसने अपने घोड़ों को काबू किया और गंभीर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। रेस अधूरी छोड़ दी गई। शमून ने घोड़े अपने मुलाजमीन के हवाले किए। ले जाओ, इन्हें किसी को बेच दो। मुझे अपने फार्म हाउस में ये घोड़े नहीं चाहिए। मुलाजिम ने इंकिसारी से कहा, सरकार, इन घोड़ों ने कितनी ही रेसें जीती हैं, ये मामूली घोड़े नहीं हैं। शमून तब कर बोला, मालिक मैं हूँ या तुम? औने पौने दाम में बेच दो, मैं नए घोड़े खरीदूंगा। शमून बेदिली से गाड़ी में बैठा और जल्द ही वहाँ से निकल गया। घर आया और धड़ाम से सोफे पर विराजमान हो गया। इसी दौरान इसे मारिया के फ़ोन का ख्याल आया। इसने अपना मोबाइल निकाला और मारिया का नंबर मिलाया। जी आंटी, क्या कह रही थी आप? ज़फ़र ने आजकल बहुत परेशान कर रखा है। न जाने वो वशा कहाँ मर खप गई है और ज़फ़र इंटेलिजेंस के ऑफिसर की तरह तफ्तीश में लगा हुआ है। वशा से तुम्हारी शादी के मुतालिक जो बात मैंने की थी वो ना जाने कैसे ज़फ़र को मालूम हो गई है। 15 रोज़ के लिए बैरून मुल्क गया है। जाते जाते धमकी दे गया है कि मैं वापस आकर सारे मामले का जायज़ा लूँगा। मारिया की ये बात पे शमून ने कहकहा लगाया,
क्या हो गया है आंटी, ऐसी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हैं। ना ही वशा ने मिलना है और ना ही हकाइक अंकल जफर को मालूम होने हैं। ख्वामख्वाह स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें। तुम दूसरे शहर में रहते हो, वरना अभी मैं तुम्हें घर बुला लेती। कल कोई वक्त निकालकर मेरे घर आओ, मारिया ने कहा। कल नहीं, कल मेरा दोस्तों के साथ शिकार का प्रोग्राम है। शमून की इस बात पर मारिया खफगी से बोली, भाईजान और भाभी तो गांव में होते हैं, तुम शहर में अकेले रहते हो, इसलिए मनमानी करते हो। अगर भाभी तुम्हारे साथ होती तो बात करती। तू अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है, मैं खुद भाभी से बात कर लूंगी। शौक से कर लें बात, मुझे इन्हें शीशे में उतारना अच्छी तरह से आता है। तुम नहीं सुधरोगे, चलो परसों आ जाओ, बैठ के बात करेंगे, मारिया ने कहा। शमून ने लंबा सांस खींचा। ठीक है, आप इस कदर जोर दे रही हैं तो मैं परसों आ जाऊंगा। आज का दिन तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। दुआ करें कि कल शिकार में कोई बैड लक ना हो। फोन से मारिया के हंसने की आवाज आई। क्यों, आज क्या बैड लक हुई है? आंटी, मेरे घोड़े जीत के बिल्कुल करीब थे, अचानक डर गए और मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगे, जिससे घोड़ों में भगदड़ मच गई और काफ़ी घोड़े जख्मी हो गए। ये सूरत हाल बमुश्किल कंट्रोल हुई। शमून ने तजस्सुस से भरपूर अंदाज में मारिया को सारी सूरत हाल बताई। मारिया ने इस बात को बहुत सतही सा लिया। जानवर का कब जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाए क्या पता होता है। कल किसी किस्म का कोई ख़तरा मोल ना लेना। कुछ नहीं होता, मैं पहली बार तो नहीं जा रहा। आपके लिए मुर्गाबियाँ लाऊंगा और पकाकर आप ही देंगी। अच्छा बाबा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर मारिया ने फ़ोन बंद कर दिया। शमून अपने दो दोस्तों के हमरा सुबह सुबह ही शिकार के लिए रवाना हो गया। जैसा शमून खुद था वैसे ही इसके आवारा दोस्त थे। अपनी राइफल्स ठीक से चेक की हैं ना, ये ना हो कि राइफल्स ठीक चले ना और हम शिकार करने के बजाय शिकार हो जाएं। शमून के पूछने पर इसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ A1 है। हाँ, अलबत्ता खाने पीने के लिए कुछ नहीं लिया, बाजार से लेते हुए चले जाएंगे। शमून ने बाजार पहुंचकर जीप रोकी और कुछ खाने पीने की अशिया खरीदी। वो जो ही शहर से बाहर निकला, इसने जीप की स्पीड तेज कर ली। एक दोस्त तो मोबाइल का हेडफोन कानों से लगाकर म्यूजिक सुनने में महव हो गया और दूसरा शमून से गपशप में मसरूफ हो गया। यार शमून, तो जल्दी से शादी कर ले, हमें भी घर के पके हुए खाने मिलें। बाजार के खाने खा खा कर तो दिल भर गया है। शमून ने स्टीयरिंग से नज़र घुमाते हुए दोस्त की तरफ देखा। यार, अपनी खैर मनाओ, अगर मेरी शादी हो गई ना तो तुम दोनों की छुट्टी हो जाएगी। पंछी को कैद करने के लिए सबसे पहले इसके पर काटे जाते हैं और अभी मैं ये आज़ादी ख़त्म नहीं करना चाहता। तुम क्यों नहीं कर लेते शादी? यार, तेरी तरह हमारे पास जायदादें तो हैं नहीं कि बैठ के ऐश करें। फिर तो पहले पैरों पे खड़ा होना है और फिर जाके शादी होगी। यार, तुम तो संजीदा ही हो गए, जिंदगी को एंजॉय करो। शमून ने ये कहकर डैक में से सीडी निकाली और तीनों दोस्त मौसीकी के मज़े लूटने लगे। 3 घंटे के तवील सफ़र के बाद वो तीनों बहावलपुर पहुंच गए। अब इनकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी। चोलिस्तान अब 30 किलोमीटर के फासले पर था। फ्रंट सीट पर बैठते हुए दोस्त ने ठंडी आह भरी। यार, तुमने वशा के साथ अच्छा नहीं किया। शमून बड़बड़ाया, तुम्हें अचानक वशा का ख्याल कैसे आ गया? इस कदर पुरमज़ा सफ़र ख़राब मत करो। पिछली सीट पर बैठा हुआ दूसरा दोस्त तासुफ भरे अंदाज में बोला, हाँ यार, 3 दिन इसे भूखा प्यासा फार्म हाउस में जानवरों की तरह जंजीरों से बांध कर रखा। वशा के नाम लगी जायदाद के पेपर साइन लेने के लिए तुमने इसे काविये से टॉर्चर किया। तुम तो थक गए, मगर एक लड़की होने के बावजूद इसने हार ना मानी और जायदाद तुम्हारे नाम ना की। तुमने हार मानकर इसे आज़ाद कराया और ये धमकी दी कि इसने किसी को तुम्हारे बारे में बताया तो तुम इसके बाप की जान ले लोगे। शमून गुस्से से गरज कर बोला, मैंने तो इसे शादी की ऑफ़र दी थी। मुझसे शादी कर लेती तो खुद ब खुद सब कुछ मेरा हो जाता। उम्मीद करती हूँ 4 स्टूडेंट्स और शैतान की कहानी आपको पसंद आ रही होगी। इसे मज़ीद आगे सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।